हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टारगेट सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं एशियंट हिस्ट्री, जिसमें आज चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो देख लेते हैं कौन कौन पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता समान परिचय क्या है, इसका कालखंड क्या है, विस्तार क्षेत्र क्या रहा है, प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, अवस्थिति और महत्वपूर्ण खोज देखेंगे। एक शॉर्ट इंट्रो के तौर पर हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन है उसकी विस्तृत व्याख्या देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति क्या रही है उसकी चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या रही है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण और विद्वानों के राय क्या है, इस सारे बिंदुओं को देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। यह सीरीज बिल्कुल आपको रिवीजन फॉर्मेट में बनाया गया है ताकि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप सारे टॉपिक को कवर कर सके। टॉपिक को कवर करते करते आप PYQ जो आप जब सॉल्व करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। युक्ति है, इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड हमारा ऐप कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह उपलब्ध कराया जाता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in पर। और जब सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, पुश कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समान परिचय में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता का विकास का एक प्राचीनतम काल है, जहां पर हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता की। दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता की बात करते हैं जो मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यताओं के समकालीन रहा था। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी। तो यह कम से कम पीटी फैक्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहा जाता था, क्योंकि सर जॉन मार्शल जो थे के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाह ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाया। इस कारण इस सभ्यता प्रकाश में आया और जो सभ्यता सर्वप्रथम जिस स्थल का उत्खनन होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ता है। तो शुरुआती दिनों में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, पर जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ तो सिंधु नदी के तट पर विस्तृत यह सभ्यता विकसित दिखी, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहने लगे। तो आप नाम को लेकर कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फिर सिंधु घाटी जो सभ्यता था प्रागैतिहासिक एवं कालकालीन सभ्यता के तौर पर भी इसे ध्यान रखते हैं। जब जो प्रागैतिहासिक काल जब अपने अंतिम चरणों में था तो कांस्य युगीन सभ्यता का विस्तार हुआ। मैंने पिछले क्लास में आपको कांस्य युगीन सभ्यताओं में बात की थी, जिसमें हम जारवे संस्कृति, मालवा समिति संस्कृति इसकी चर्चा किए थे। तो उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। पहला उत्खनन स्थल था 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा में किया गया था। कुछ पीटी फैक्टर समान परिचय उसके बाद विस्तृत हम चर्चा करेंगे ताकि आप इंट्रो ले लें। और उसके जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले किन के द्वारा दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। सर्वाधिक स्वीकृत समय रेखा कौन है? ध्यान रखिएगा 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, जो कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से किया गया था। उसके बाद अवधि इसकी रही है भारत की सभ्यता प्रोटो ऐतिहासिक काल से संबंधित ताम्र प्रसान युगीन कांस्य युगीन इस सभ्यता का हम कालावधि देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का यह गढ़ है जहां हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो अक्ष के तौर पर देखा जाता है। इन संदर्भ में हम विस्तार के तौर पर इसे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें अफगानिस्तान में पाए जाने वाले सिंधु स्थल, जिसे शोत्रगुही और मुंडीगाग कहा जाता है, ये अफगानिस्तान में मिले हैं, जो आपको मैं आगे चर्चा करूंगा इस पर। राजधानियां रही हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां देखी जाती है जो वृहद और विकसित थी। बंदरगाह शहर में हम बात करें, देखिए बंदरगाह लोथल से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सुतकोंडेदोर से, अलाहद्दीनो से, बालाकोट, कूटांसी से। तो यह आप बंदरगाह शहर है, इसे जरूर आप लोग याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्षेत्र विस्तार की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिकोणीय है, जहाँ पर यह क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान को कवर करता है या उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर पुरातात्विक हम भारतीय पुरातत्व के पिता के तौर पर हम किसे देखते हैं? अलेक्जेंडर कलिंगम को, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI जिसे हम कहते हैं के पहले महानिदेशक थे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा वर्तमान महानिदेशक इनके कौन है। चलिए आगे हम बात करेंगे
अगर हम अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल बताया गया है तो कम से कम याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं PYQ में, आप इसे टैली कर लीजिएगा। सर मार्टिमर जो ब्यूलर थे उन्होंने 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल। वूली 2800 ईसा पूर्व बताते हैं कालखंड इसका। सर जॉन मार्शल 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व इनके द्वारा बताया जाता है। DP अग्रवाल जो भारतीय पुरातत्व थे उन्होंने 2350 से 1750 इनके कालखंड को C14 के माध्यम से भी पुख्ता किया गया था, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल के तौर पर देखा जाता है। अल्विन के द्वारा 2150 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया। इस तरीके से महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा ये कालखंड माना गया। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम हम देख ले तो ध्यान रखिएगा, यह पूर्व हड़प्पा काल हम देखते हैं तो 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व होता है, जिसमें कोट दिजी दम्ब सादत आलमी अमारी नाल और सिसवल का क्षेत्र आता है, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हम बात करें परिपक्व हड़प्पा काल की बात कर ले तो यह 2600 लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच था, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हम पढ़ते हैं ना तो यही परिपक्व हड़प्पा काल के संदर्भ में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे हम बात करें उत्तर हड़प्पा काल में। ध्यान रखिएगा, उत्तर हड़प्पा काल में 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को माना जाता है, जो रंगपुर रोजदी गुजरात में जो है, राखीगढ़ी हरियाणा में, और राखीगढ़ी विस्तार इसका लगातार हो रहा है। हाल ही में अपडेट अगर बात किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले इससे राखीगढ़ी से संबंधित न्यूज़ आपको देखने को मिला था DNA में, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने इस पर कवर किया था। तो यह अभी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिला, उत्खनन हो रहा है, नए नए साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे है कि ये टारगेट बैच है, जल्द से जल्द एग्जाम से पहले सारी चीज़ों को कवर करना है। मैं पहले से आप लोगों को सोर्स दे देता, टॉपिक दे देता हूँ, जिससे अपने अपने सोर्स से पढ़ के आइएगा, चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। विस्तार की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों में पाया गया, और अभी भी उत्खनन के पर्याप्त क्षेत्र बचे हुए। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। यह सभ्यता कुल क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम बात करें, देखिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अगर हम पूर्व से पश्चिम की दूरी की बात करें कितना विस्तार है तो 1400 किलोमीटर है के क्षेत्र में है। अगर उत्तर से दक्षिण तक इसके विस्तार को देखें तो 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में यह पूरा स्थल है, जिसमें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। अगर हम बात करें उत्तरी सीमा की तो कहाँ तक है, चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर, जो मांडा अखनूर जिला में पाया जाता है। अब हिंडन नदी आलमगीर, अगर हम पूर्व उत्तर के बाद दक्षिण में हम जाएं तो दक्षिण में महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी के तट पर दैमाबाद अहमदाबाद जिला पाया जाता है। अगर हम पूर्व में जाएं तो पूर्व में हिंडन नदी, याद रखिएगा हिंडन नदी में आलमगीरपुर मेरठ जिला, जिसमें हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं। अगर हम पश्चिम में जाएं सिंधु घाटी सभ्यता का तो यह बलूचिस्तान में है, सुतकंडेडोर दासक नदी के किनारे। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, किस नदी पर है, किस क्षेत्र पर, किस अवस्थिति उसकी पूछ सकता है, वर्तमान स्थिति पूछ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, देखिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो रहा है, तो आपसे क्रम पूछ सकता है। आपको उत्तर से दक्षिण कौन कौन आपको सबसे पहले दिखेगा, झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी के आपको कालखंड में देखने को मिल सकता है। जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कौन आएगा तो याद रखिएगा मांडा आएगा, उसके बाद हड़प्पा आएगा, उसके बाद बनावली आएगी, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद मोहनजोदड़ो। इस तरीके से क्षेत्र या चानुदड़ो और आपको राखीगढ़ी सेम आपको समानांतर पर है। तो आपको ध्यान रखना, इस मैप के माध्यम से आपको कम से कम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम स्थल जो है उनका नाम याद, जैसे इससे पूर्व से पश्चिम आपको पूछ सकता है या पश्चिम से पूर्व पूछ सकता है। क्रम की बात मैं कर रहा हूँ। क्रम में बात करें तो यहाँ पर आपको नाम स्थल याद रखना है। अगर हम जाए नर्मदा तट पर जाए या साबरमती नदी के तट पर जो स्थलें हैं तो ध्यान रखें, सबसे पहले भरतराव है, लोथल उसके बाद है, लोथल, रंगपुर, सुतकोंडा, बालाकोट से पहले अलादी नानो बालाकोट, फिर उसके बाद
सोतकांडको और सुतेंगडोर, ये आपको नाम याद रखनी है। अब इसी के क्रम में ध्यान रखिएगा किस नदी क्षेत्र में यह विस्तृत है, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, आपको नर्मदा नदी घाटी सभ्यता, और गंगा आपको पूर्व जो यमुना नदी तट था उसके आसपास के क्षेत्र है, जो मादर नदी हम जिसे बोलते हैं, मादर नदी के तट पर, जो गंगा की सहायक नदी के तौर पर शुरुआती दौरों में हुआ करती थी। अब ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण, यहाँ से एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको जरूर PYQ में मिल जाएंगे, आपको ध्यान रखना। जो देखिए इसकी सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करें हड़प्पा के, तो दयाराम साहनी 1921 में खोजते हैं। इसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में रावी नदी तट पर है। इसके अवशेष क्या मिले यहाँ पर ध्यान रखिए, मनुष्य के शरीर से बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली है, अन्नागार, बैलगाड़ी मिली। कम से कम महत्वपूर्ण अवशेष जरूर याद रखिएगा क्या क्या मिले हैं। अब है कि मोहनजोदड़ो जिसे मृतक का टीला कहते हैं, रखालदास बनर्जी 1922 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ। यहाँ से विशाल अनागार, स्नानागार, अन्नागार, काश की नर्तकी मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मोहर मिली है, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए हैं। सुतकंडेडोर स्टीन के द्वारा 1929 में इसको उत्खनन किया गया था, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे यह स्थित है। यहाँ हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार के केंद्र, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का केंद्र बिंदु कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सुतकंडेडोर आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चान्होदड़ो की, NG मजुमदार के द्वारा किया गया था 1931 में, सिंधु नदी घाटी के तट पर इसका क्षेत्र है। मनके के बने दुकानें मिली हैं जहाँ मनका बनाया जाता था, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए आमेरी का कौन किया, NC मजुमदार के द्वारा 1935 में सिंधु नदी तट पर यह जो था। अब इसके यहाँ से साक्ष्य मिले, हिरन के साक्ष्य मिले, ध्यान रखिएगा हिरन का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर ले कालीबंगन की बात कर ले। कालीबंगन है अलमानंद घोष 1953 में, डॉक्टर बी थापर 1961 में। देखिएगा कालीबंगन के संदर्भ में और भी बुक्स में कुछ नाम अलग होंगे, पर ध्यान रखें अमलानंद घोष 1935 में सबसे पहले इनका उत्खनन किए थे। नेक्स्ट है इसमें यह कहाँ अवस्थिति इसकी है, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे यह अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। देखिए यहाँ से PYQ में प्रश्न आपको मिल जाएगा। कालीबंगन अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई, लकड़ी के हाथ, पर ध्यान रखिएगा ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई। यहाँ का पालतू पशु नहीं हुआ करता था। जब हम व्यापार करते थे अरब के क्षेत्रों से, तो वहाँ से कुछ ऊँट लाए गए होंगे, उसके अवशेष प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने का बाद लोथल की हम बात करें, रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में गुजरात के कैमरे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे इसका स्थित क्षेत्र है। यहाँ मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त होता है, गोदीवाड़ा अर्थात डाकयार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त, अग्नि वेदिकाएँ, शतरंज खेल रहे कुछ तत्व यहाँ से प्राप्त होते हैं। सुत कोदादे से आपको JP जोशी के द्वारा 1964 में गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियाँ मनके, अब घोड़े की हड्डियाँ के भी संदर्भ में बहुत सी चीज़ें अब निविज्ञ है, पर घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुए, पर घोड़ा पालतू यहाँ नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट बात करेंगे बनावली RS विस्ट 1974 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो यहाँ से मनके जो हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसे 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। RS विस्ट 1985 में खोजते हैं इनको, और गुजरात के कच्छ में यह स्थित है। जल निकासी प्रबंधन, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ प्राप्त होता है, जल कुंड प्राप्त होता है, जो हम जल को संग्रहित करते हैं उसके जल कुंड प्राप्त होते हैं। इतना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको कवर करेंगे। अब प्रमुख हड़प्पा स्थल जो हड़प्पाकालीन स्थल है उसे एक बार देख लेते हैं। तो हड़प्पा में ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पहले भी बताया पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला रावी नदी के बाएं तट पर है, तो इसको ध्यान रखना किस तट पर, बाएं तट पर। इसकी उत्खनन करते हैं दयाराम साहनी 1921 में करते हैं। नेक्स्ट है यह स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिलता है। एक चीज़ याद रखिएगा, कहाँ से स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता, तो हड़प्पा से प्राप्त होता। वर्तमान जो स्वास्तिक हमारा है, स्वास्तिक है, वो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। यहाँ से 6 अन्नागार प्राप्त हुए। अन्नागार कहने का मतलब स्टोरेज, जो हम लोग अभी FCI के स्टोरेज बनाते हैं ना, उसी टाइप के अन्नागार थे जहाँ अन्न को संग्रह किया जाता था। अब ईंटों, ध्यान रखिए ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में पाए गए, अर्थात ईंटा का एक चबूतरा बनाया जाता था और इसी पर आपको स्टोरेज किया जाता था। ये जो ज़मीन है उससे लेआउट ऊपर किया जाए ताकि पानी से, नमी से बचाया जा सके, और ये 2 के कतार में हुआ करते थे। कहने का मतलब ऐसे 2 कतार में,
आपको मिलते थे, कहीं भी मिलेंगे 2 कतार में मिलेंगे। तो यहाँ पर ताकि आसानी से वस्तुओं को यहाँ पर रखा जा सके, अनाजों को रखा जा सके। अब ध्यान रखिए प्रत्येक की लंबाई कितनी थी। अगर हम बात करें प्रत्येक की लंबाई तो 15.23 मीटर थी, अगर इसकी लंबाई यहाँ से देखें, और चौड़ाई ध्यान रखिए 6.09 मीटर थी, अर्थात इसकी चौड़ाई हम देखें तो आपसे डायमीटर पूछ सकता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका डायमीटर कितना होगा। यहाँ फर्श के दरारों में गेहूँ और जौ के दाने मिले, अर्थात इसी से यह पता चलता है कि यहाँ पर क्या अनाजों को स्टोर किया जाता था, इसलिए इसे अन्नागार का नाम दिया गया। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी के तहत हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक प्राप्त हुए। बैरक कहने का मतलब श्रमिकों के रहने के लिए स्थान, अर्थात ध्यान रखिए यहाँ पर बैरक छोटे छोटे घर रूम मिले हैं जिसको बैरक के तौर पर कहा जाता था। इसमें श्रमिक वर्ग के लोग रहा करते थे। यहाँ पर प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक अंकन याद रखिएगा एक श्रृंगी पशु का, एक श्रृंगी पशु का हुआ करता था। मान लीजिए पशु एक सींग का होता था, उसे एक श्रृंगी पशु कहते थे, एक सींग वाला। नेक्स्ट याद रखिए मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसे कहा जाता था। यहाँ से सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल है। याद रखिएगा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल बोला जाए तो आपको मोहनजोदड़ो है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन है। हालांकि मैं लास्ट में से बताऊंगा, तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में। यहाँ पर एक मोहर प्राप्त होती है जो पुरुष देवता अंकित होता है। सिर में 3 सिंह है, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके चारों एक हाथी, बाघ, गैंडा और नीचे भैंसा बैठा हुआ है। इसके पाँवों में 2 हिरन मिले। तो यहाँ से देखिए PYQ में प्रश्न आपको मिलेगा। यहाँ से आपको बार बार इस पशुपति नाथ या हम पशुपति शिव बोलते हैं, उनके फर्श में कौन कौन से पशुओं का चर्चा है इनके मूर्ति में। तो ध्यान रखिएगा 3 पशुओं, बाघ, गेंडा, हाथी याद रखना है, भैंसा याद रखना है और 2 हिरन इनके पैरों के पास है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नान जैसे हम स्विमिंग पूल इसे कहते हैं, स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं, या हम तालाब जो बनते हैं ना, अभी आपके तालाब रहते हैं उसके पास किनारे आपको बना दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं तट बना दिया जाता है सीमेंट का सीढ़ीनुमा। उसी तरीके से यह था स्नानागार था, जहाँ पर हम ध्यान करें 18.88 मीटर लंबा, आपको 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। कहने का मतलब आप ऐसा था ये। अगर हम बात करें इसका गहराई की बात करें, चलिए ये आपको हो गया 18.88 मीटर, अगर 7.01 मीटर, और ये जो गहराई थी, इसकी गहराई जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका कितना था 2.48 मीटर। तो इस तरीके से यह स्नानागार था, स्विमिंग पूल के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके चारों ओर सीढ़ियाँ रही होंगी उतरने के लिए। अब ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा इमारत कौन है मोहनजोदड़ो का, तो अन्नागार। तो आपसे कन्फ्यूजन करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। हड़प्पा में जो अन्नागार मिले 6 अन्नागार, उसकी मात्र 15.23 मीटर लंबाई हुआ करती थी, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका अर्थ यह था यह बृहद राजधानी के तौर पर, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े स्थल बनते हैं, बड़े स्थल बनते हैं, बड़े भवन बनते हैं, भवन स्टोरेज क्षमता बनता है, इसका मतलब वहाँ पर संसाधनों का आना जाना अधिक रहा होगा, मांग अधिक होगा, इसलिए स्टोरेज सिस्टम बनाया गया होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा 45 मीटर और आपको 15.23 मीटर आपको याद रखना है, इसलिए इस तरीके से आप इसको जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट में ध्यान रखिएगा यहाँ एक कुबड़ वाले एक मुहर प्राप्त हुआ है, कुबड़ वाले बैल के आकृति का। तो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा चुका PYQ में, और जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं आप उसका आकलन केवल किससे कीजिए, PYQ से। क्या इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में जहां UPSC की बात हो, PCS की बात हो, PCS में BPSC, UP PCS, MP PCS, RS जैसे एग्ज़ाम में, और जो SSC लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, BSSC, UP ट्रिपल PSC, तो आप इस तरीके एग्ज़ाम से PYQ टैली करवाइए, देखिए उससे बाहर एकदम नहीं होगा, और इतने ही प्रश्न आपको बार बार दिखेंगे। इससे अतिरिक्त आपको जानकारी अगर हो जाता अच्छी बात है, पर इतनी कम से कम तो ज़रूर होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर सीप के पैमाने मिले, कांसे की नर्तकी मिली, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, इस सेक्शन से भी प्रत्येक लाइन से प्रश्न आपको PYQ में मिलेंगे। अब है कालीबंगा, जहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ निर्मित की जाती थी। अब यह ध्यान रखिएगा यहाँ जोते हुए खेत अर्थात जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहाँ पर 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जिसमें गेहूँ और जौ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगर यहाँ जल निकासी का अभाव था, ध्यान रखिएगा, कॉमेंट
सेक्शन में आपको ध्यान रखना है। PYQ में यहाँ से पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी एक महत्वपूर्ण पद्धति थी, टेक्निक था, पर कालीबंगा में यहाँ पर अभाव दिखने को मिलता है। तो दो कारण यहाँ देखे जा सकते हैं। क्या यहाँ शहरीकरण नहीं हुआ था? शहरीकरण नहीं हुआ था। जैसे वर्तमान में हम बात करें जहां नल निकासी बेहतर नहीं हुआ होगा, इसका मतलब क्या होता है? जो पिछड़े इलाके रहे होंगे, इसके संदर्भ में यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट है यह युगल समाधान प्राप्त हुआ है, 100 के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ मकानों में पल्लेदार दरवाज़ा प्राप्त हुआ। पल्लेदार दरवाज़ा अर्थात दरवाज़ा में 2 पल्ला का दरवाज़ा प्राप्त हुआ है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान रखिए कालीबंगा में अंकुरित ईंट और अग्निकुंड मिले हैं, जिससे यह प्राप्त हुआ यहाँ पर अग्निकुंड या पूजा पाठ स्थलों का केंद्र रहा होगा इसके कारण। अब नेक्स्ट याद रखना लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में लगभग मिल ही जाता है आप लोगों को। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का उदाहरण देखा जा सकता है? तो लोथल का नाम याद रखिए। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह था, मैं इंट्रो में ही बताया था कुछ बंदरगाहों का नाम, उसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है लोथल में चावल उपजाने के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो 1800 ईसा पूर्व में पाए गए के साक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। यहाँ अन्न पीसने की चक्की प्राप्त होती है, तो इसका मतलब है कि लोग अन्न चक्की आटा पिसवाई करते थे, आटा का सेवन करते होंगे। युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, फारस के मोहरे मिलते हैं, अर्थात इसका व्यापार फारस जैसे देशों से हुआ करता था, साम्राज्यों से। अब नाव के साक्ष्य मिले, अग्निवेदिका मिली, हाथी दांत के पैमाने मिले, अर्थात मापने तोलने के जो पैमाने हुए करते थे वो हाथी दांत के हुआ करते थे। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है। मृदभांड जो पंचतंत्र की जो कहानी है उसकी चलाक लोमड़ी को याद दिलाता है। अर्थात पंचतंत्र है ना, जो बना बाद के दिनों में जो इसका निर्माण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलित कथाओं पर आधारित रहा होगा, उसी के आधार बना होगा। ऐसा नहीं ये समझ लेना है कि पंचतंत्र की कहानियाँ वहाँ पहले थी। वो पंचतंत्र का निर्माण उसके विवरणों में देखने को मिलता है। तो लोथल में आपको पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके साथ साथ आप अगर टारगेट बैच कर रहे हैं तो आप हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का बैच जरूर कीजिएगा। आपको करंट से संबंधित उसके पीटी और मेंस एस्पेक्ट को आपको इसके लिए चिंता नहीं करना होगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं, जनवरी से लेकर अभी तक जो आपको अगस्त तक कराया जाएगा, 15 अगस्त तक, कम से कम इसके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके की नोट्स जो दिए गए उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बहुत से पीटी फैक्ट आपको कवर हो जाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे चानुदड़ो क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखिए चानुदड़ो क्षेत्र जो सिंधु संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति में विकसित हुई, जो मैं लास्ट क्लास सेशन में आप लोगों को बताया था। झूकर और झांगर संस्कृति किस कालखंड का है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है यह मनके, यहाँ पर मनके के कारखाने बनाने का क्षेत्र मिलता है। लिपस्टिक, ध्यान रखिएगा लिपस्टिक के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान प्राप्त हुआ है। गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। गुड़िया मान लीजिए वर्तमान गुड़िया जैसा वैसा नहीं, मिट्टी का गुड़िया बना करता था वहाँ पर उस कालखंड में। इसके बाद आपको वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुए, वक्राकार कांस की बैलगाड़ियाँ, इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है इसके यहाँ पर यातायात के साधन के तौर पर इक्का गाड़ी का प्रयोग हुआ करता था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा धोलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह कच्छ के रण में कादरी द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कादरी द्वीप पर स्थित है। यह अर्ध सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं, अर्थात धोला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं। सफ़ेद कुओं वाला क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं तो इसे धोलावीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है इस नगर में 3 भागों में बांटा जाता है। दुर्ग में, मध्यनगर में, निचला भाग में विभाजित किया जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र नगर कौन था है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार जहाँ खेलने वाले का स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति प्राप्त होती है, नेवले की। ध्यान रखिएगा इस तरीके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते। इस नगर में जल प्रबंधन संरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसका विश्व विरासत सूची में शामिल करते हुए बहुत ही प्रशंसा की गई थी। वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम से भी बेहतर टेक्निक अपनाई हुई है यहाँ पर। अब धोलावीरा की गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड आपको मुख्य प्रवेश द्वार पर मिलता है। तो जो आप अभी
हाईवे में, रोड, नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में, या कहीं भी आप रोड के सड़क पर साइन बोर्ड देखते हैं ना खड़ा, तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन साइन बोर्ड भी आपको मिल जाता है। तो देखिए हमारी सभ्यता कितनी विकसित रही है शुरुआती दिनों में। मैं इसलिए पहले शुरुआती दिनों में जब मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराता हूँ ना, तो मैं उन सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास, जहाँ से आपके अलग विचार सोच के देखिए। साइन बोर्ड होने का अर्थ यह होता है ना कि आपकी बौद्धिक विचारिक क्षमता कितनी है। इसे लोग हल्के में समझेंगे कि साइन बोर्ड होने से क्या हो जाए, आपकी बौद्धिक क्षमता का परिचय दे रहा है कि आप कितना आगे सोच रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। नोट में याद रखिए, यूनेस्को द्वारा गुजरात के धोलावीरा शहर को 44वें विश्व धरोहर स्थल 2021 में घोषित किया गया। इस सूची में शामिल होने भारत सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC की पहली साइट है, यह मानी जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान में विश्व धरोहर सूची के कितने स्थल हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। फास्ट फॉरवर्ड में जो चीज़ें रिवाइज की जा रही है महत्वपूर्ण पॉइंट को, क्या वो आपके लिए उपयोगी हो रहा है, और फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज हो पा रही, जो भी आज तक आपने पढ़ा है टॉपिक को, तो जल्द हम लोग सारे चीज़ों को कवर करेंगे 1 बाय 1। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगपुर की बात करें। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें कुछ फैक्ट आपको याद है। धान की भूसी के साख यहाँ से प्राप्त होते हैं। कच्ची ईंटें के दुर्ग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिए, पहली बार खुदाई के अवशेषों के विद्वानों ने यह समझा था कि यह हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम प्रसार का चिन्ह है। अर्थात आपसे प्रश्न यहाँ किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि दक्षिणतम प्रसार का चिन्ह कहाँ हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त होता है, तो रंगपुर से प्राप्त होता है, जहाँ पर लगभग समय 2000 ईसा पूर्व का होना चाहिए, ऐसी बातें की जाती है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग राखी गढ़ी के कॉन्सेप्ट में। यह हिसार हरियाणा के 5 पुरातात्विक टीले यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी। और यहाँ पर आपको अभी हाल ही में उत्खनन कराए गए हैं, जहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं उत्खनन के क्षेत्रों को, साइटों को, जिसमें हम हस्तिनापुर से लेकर सारी चीज़ों की बात कर रखे हैं ना। आप जाके देखिएगा, DNA में आपको कवर कराया गया। यह भारत की सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है। तो कौन है? राखी गढ़ी है, जिसका विस्तार उत्खनन अभी तक किया जा रहा है। तो यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। राखी गढ़ी एक प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा युग के इन दोनों के काल का प्रमाण मिलता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। ध्यान रखिए, इसलिए यह सबसे बड़ा स्थल के तौर पर देखा, क्योंकि जहाँ पर 2 सभ्यताओं का अर्थात प्राक हड़प्पा का सभ्यता का भी अवशेष प्राप्त हो रहा है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका मतलब इसका कालक्रम अधिक लंबा रहा होगा। यहाँ पर लोग अधिक रहे होंगे, यहाँ पर सभ्यताओं का अधिक विस्तार हुआ होगा, इसी कारण यह विस्तृत रहा होगा। जैसे सिंपल सा समझने का प्रयास कीजिए, कोई गांव में अगर 1 व्यक्ति आके रह रहा है, उसका विस्तार कम रहेगा। 10 व्यक्ति आके रहेंगे, उसका विस्तार और बढ़ेगा। अगर 1000 व्यक्ति आके रहेंगे तो और विस्तार बढ़ेगा। अगर 1 लाख रहेंगे तो उसका विस्तार और बढ़ेगा। और विस्तार के बढ़ने के साथ साथ उसका पैमाना बढ़ जाएगा, रहन सहन का, खान पान का, व्यापार का, क्योंकि मांग बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ जाए तो सप्लाई करने के लिए जो संस्थाएं हैं वो तो विकसित होंगी ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यह सभ्यता सबसे बड़ा सभ्यता के तौर पर देखी जाती है। यहाँ पर मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई, जो प्रकृति से जुड़ी हुई देखी जाती है। अब राखी गढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक और पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनमें से दुर्ग प्रचार, अन्नागार, स्तंभ युक्त विथिका मंडप जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके पार्श्व कोठरियाँ प्राप्त हुई हैं, पार्श्व कोठरियाँ जिसमें हम ऊँचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं, अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। तो राखी गढ़ी या महत्वपूर्ण आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में सामाजिक जीवन कैसा रहा है आपको सारे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सामाजिक जीवन में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता मातृ शतात्मक अर्थात माता जनित सभ्यता थी, जहाँ पर माताओं की पूजा होती थी। माताओं के संदर्भ में प्रकृति की भी पूजा होती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मातृ देवी की पूजा का स्पष्ट प्रमाण दिखने को मिलता है। यह लोग शांति प्रिय हुआ करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि उस समय वही खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला हुआ करती थी।
पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। तो आपको ध्यान रखना है, पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहना करते थे, क्योंकि साजो सामान के आपको चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई, लिपस्टिक तक प्राप्त हुआ है, श्रृंगार प्राप्त हुआ है। अब मनोरंजन के लिए पासे का खेल ये लोग खेलते थे, अब पशुओं की लड़ाई करवाते थे, देखते थे, नृत्य हुआ करता था, प्रचलित साधन हुआ करता था, यह आपको मनोरंजन के लिए। अब नेक्स्ट है धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन में हम बात करें, देखिए यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से फैक्ट हैं, पर ध्यान रखिए एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं तो कम से कम उसको रिवाइज जरूर करके जाना चाहिए, मेरा यह मानना। इसलिए कुछ कंटेंट आपको कम लग रहे होंगे किसी पार्ट में, पर इतने ज़रूर कंटेंट है कि आप एग्ज़ाम में कुछ प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, जो प्रश्न हालिया 15 से 10 साल में पूछे गए हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे धार्मिक जीवन में। यहाँ पर पक्की मिट्टी पर स्त्री मूर्तिकाएँ प्रचुर मात्रा मिली, इसी कारण आपको यह मात्र शतात्मक के तौर पर इसे देखा जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ से आपको यह भी साक्ष्य मिलने को मिलता है, अर्थात यह सनातन प्रवृत्ति के तौर पर यह भी देखने को मिलता है कि हमारा जो पूर्वकालिक इतिहास क्या रहा है, हम शिव के उपासक रहे हैं। और देखिएगा इसके जो कला और धार्मिक सांस्कृतिक जो सामाजिक जीवन है वर्तमान तक देखने को मिलता है। हम अभी भी मात्र सत्तात्मक चीज़ों को, प्रकृति को पूजते हैं, शाकाहारी मांसाहारी की प्रवृत्ति है, आभूषण अभी भी हम लोग एक दूसरे को पहनते हैं, मात्र देवी की उपासना करते हैं, पशुपति शिव की स्थापना करते हैं। अब स्त्री मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है कलाओं में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके लिए देखिए एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती की उर्वरता देवी हो माना जाता है। तो हमारी प्रकृति पूजक उन्मूलक जो संस्कृति रही है, हम शुरुआती से रहे हैं। वर्तमान में सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट आया है वो यूरोपियन कंट्रियों को दिया गया नया चोचला है, जो अभी जो लोग भोग विलास के जीवन में जिया करते थे, हम लोग शुरू से ही संस्कृति, प्रकृति और जो हमारा सांस्कृतिक विरासत उसको लेकर चलने वाले हैं। यही हड़प्पा का जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको वैदिक काल में मिलेगा, वैदिक में, उत्तर वैदिक में, उस तरह वर्तमान तक वो आया है। अब ध्यान रखिएगा अभी भी हम लोग देखिए पशुओं में कुबड़ वाले बैल, पक्षियों में फाख्ता की पूजा करते हैं, अभी भी हम लोग करते हैं। उस समय हुआ करता था कुबड़ वाले बैल की पूजा पशुपति नाथ का एक आपको सवारी के तौर पर हम करते हैं। वृक्ष पूजा भी प्रचलित था, वर्तमान में भी हम लोग वृक्ष पूजा करते हैं। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता जो था, मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय मंदिरों का प्रमाण प्रकृति उन्मूलक हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शवागार के संदर्भ में। हम बात करें कि शवागार कैसा था, तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ स्थलों पर शवों को पूर्ण रूप से जलाकर भी रखा गया, राख के जमीन में दफना दिया गया, जैसे जलाया गया फिर उसके राख को क्या के दफना दिए, तो उसके भी अवशेष मिले। नदी में बहाने वाला कॉन्सेप्ट भी हुआ रहा होगा, नदी में बह गया तो वो राख कहाँ से साक्ष्य के तौर पर मिलेगा। जब हम जला रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संस्कृति में राखों को दफनाने और बहाने की भी प्रचलन रहा होगा। अब इसके साथ साथ कहीं कहीं आंशिक समाधिकरण भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो सभ्यताओं में समाधान के जो लास्ट स्टेज पर हम उसकी प्रवृत्ति करते हैं वो भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त राजनीतिक जीवन। स्पष्ट अभाव देखने को मिलता किसी राजनीतिक संगठन का, क्योंकि वहाँ कर्म प्रधान पहले से ही हमारा रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखिए शुरुआती दौरों में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया। अगर पाया जाता तो इसका मतलब पुरोहित या इस प्रकार पूजा जो कराने वाले लोग होते हैं उसके प्रमाण मिले होते। तो ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं हुआ करता था, प्रकृति पूजक हुआ करता था जिसमें सभी की सहभागिता रही होंगी। अब इस तरीके से सिंधु सभ्यता अशस्त्र का भी अभाव है, जहाँ पर देखते हैं अशस्त्र नहीं मिलता, घातक अशस्त्र नहीं मिलते हैं। लोग वणिक वर्ग के थे जो व्यापार पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देते थे। अब हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था, वाणिज्य की ओर था, अर्थात व्यापारिक वर्ग हुआ करते थे। अब हड़प्पा शासन जो संभवतः वणिक वर्ग के हाथ
धातु में हुआ करता, क्योंकि व्यापार हमारा विस्तृत था। आर्थिक जीवन की बात करें, सिंधु सभ्यताओं के लोग मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग रहा। 3 आपको ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन दे सकता है, इसके अतिरिक्त होगा तो सोचने की विचार है। कृषि में हम बात करें, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, पर यहाँ पर अभाव विस्तृत तरीके से देखने को मिला। अगर ऐसा होता तो सब जगह ये जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले होते। क्लियर है। अब सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, तो जिसमें से गेहूं और जौ मुख्यतः फसल था। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा 9 फसल कौन होता है। मैंने जब हिस्ट्री की क्लास मेंटरशिप प्रोग्राम में ली थी, वहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी। जो पुराने स्टूडेंट है बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, बनावली बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उन्नत किस्म का जौ किस हड़प्पा सभ्यता में मिला है, तो बनावली में प्राप्त हुआ है। अब है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता को मिलता है। यहाँ से PYQ कितनी दफ़ा पूछा गया है, आप PYQ सॉल्व करके देखें। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, पर ध्यान रखिएगा नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। नदी तालाबों से साक्ष्य हुआ, क्योंकि तालाब के भी साक्ष्य मिले हैं, नदी के साक्ष्य तो रहे, क्योंकि उसी के स्थलों के उसी के किनारों पर इस सभ्यताओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्यापार में बात करेंगे। वस्त्र उद्योग सिंधुवासी का प्रमुख उद्योग हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण, कपास का उत्पादन किया जाता था। अब ध्यान रखिएगा, जिसका सबसे पहला उत्पादन जहाँ हो रहा है उसका डिमांड हर जगह होगा ना। और जब हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो ऐसा बोला जाता था, यूरोप के जो महारानी थी उनके शयन कक्ष में भारतीय रुमाल सूती वस्त्र के होते थे, ऐसा बातें किया जाता, जो सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का हुआ करता था। अब यह है कि केंद्र मोहनजोदड़ो हुआ करता, जिसका प्रमुख केंद्र क्या होता था, मोहनजोदड़ो हुआ करता था। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग वहाँ हुआ है। चानूदड़ो और लोथल में गुड़िया और मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं, यह आपको मैंने पहले भी बताया। व्यापार क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात एक वस्तु लीजिए और दूसरी वस्तु एक हाथ से दीजिए। अर्थात एक वस्तु इसकी आवश्यकता होगी हम ले लेंगे, इसकी आवश्यकता ये होगी तो ले लेंगे। यहाँ पैसे और मनके का प्रयोग नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वस्तुओं का विनिमय, जैसे इनको इस व्यक्ति को ज़रूरत है जौ की और इसके पास है कुछ अरबी, मान लीजिए आपको फारस से लाया हुआ कुछ सामान है, तो यह इससे ले लेगा, कुछ सामग्री इसको देगा, जो इसको दे देगा, तो इसके बदले वस्तु विनिमय किया जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेकर दिया जाता था। अब सिंधुवासी के विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ हुआ करते थे, इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र के देशों में हुआ करता था। आगे मैंने जो मैप में बताया था आप लोग ध्यान रखिएगा। इतिहासकार, बहुत से इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से, उसके मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, PYQ में देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं उन सभी चीज़ों से बाहर बता रहा हूँ या अतिरिक्त आपकी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। सिंधु घाटी सभ्यता मुद्रा अधिकांश सेल खड़ी में प्राप्त होती है, तो सेल खड़ी यहाँ से PYQ में पूछा जा चुका है। ये सब चीज़ों को, तथ्यों को ध्यान है। विनिमय बाटों के द्वारा नियमित नियंत्रित किया जाता है, जैसे चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। जीरो का मतलब है कि दशमलव प्रणाली से लोग प्रयोग करते थे, अर्थात शून्य का प्रयोग पहले हो चुका था, जानकारी ध्यान थी। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अब तक लगभग 2000 मोहरे सील प्राप्त हो चुके हैं, 2000 मोहरे। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होगा, सर दशमलव प्रणाली तो जीरो हम वैदिक और उत्तर वैदिक कालों में विकसित होते देखते हैं, तो हमारे नक्षत्रों का ज्ञान पहले भी हुआ करता था, पर हमें साख के तौर पर, हमें वानभट्ट के तौर पर देखने को मिलता है। पर दशमलव प्रणाली का प्रयोग हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी करते थे। क्लियर है। सिंधु घाटी में आयात किए जाने वाले धातुओं की कहाँ से आयात किया जाता है, जैसे लाजवद मणि की बात करें तो बदखां से अफगानिस्तान से, सोना कोनार कर्नाटक से, इसी पर आपको कोनार जो फील्ड है सोना का, वहाँ पर फिल्म बन चुका है। टीन की बात करें अफगानिस्तान ईरान से, संगमरमर राजस्थान की जो वर्तमान में भी संगमरमर है, यहाँ मरकाना का जो संगमरमर है महत्वपूर्ण है। तांबा खेतड़ी राजस्थान, इंद्रगोप मणिपुर जिसमें भडोज गुजरात से लिया, फिरोजा फारस से, स्टेटाइट ईरान से, गोमद आपको महाराष्ट्र से लाए जाते थे, जो धातु में हुआ करती थी
उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है हड़प्पाई लिपि क्या होती थी। तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया, बताया गया है, इसलिए इस सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मेन रीजन यह है। इसके लिए ध्यान रखिएगा गोमित्रता पशु पद्धति अपनाई, जिसे बास्त्रोफदेन स्टाइल कहते हैं। और यहाँ से PYQ कितनी बार पूछा जा चुका, आप लोग PYQ से मिलाइए, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चित्रात्मक या भावनात्मक चित्र आइडियोग्राफी किसे कहते हैं। इस लिपि में कुल 375 से 400 तक चित्रार्थ अर्थात पैथोग्राफी, आपको पिक्टोग्राफी अपनाए गए, चित्र अपनाए गए। तो आपसे ध्यान रखिएगा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, जिसके कारण इस सभ्यता का विस्तार और रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया। इस पर लोग लगे हुए हैं, समय के साथ यह जरूर इसके लिपि को पढ़ा जा सकेगा, तो हमें और भी अपने संस्कृतियों के बारे में जानने की जानकारियाँ प्राप्त होगी, और भी नए क्षेत्र, अपने नए साक्ष्य प्राप्त होंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में विद्वानों का मत क्या है, उसे देख लीजिए एक नज़र में। भूकंप कौन मानते पतन का कारण, डेल्स और रेक्स। बाढ़ कौन मानते, मेके, राव और मार्शल। 3 लोग मानते हैं। प्राकृतिक आपदाएं केनेडी के द्वारा माना जाता है। जलवायु परिवर्तन स्टाइन और घोष के द्वारा। आर्यों का आक्रमण व्हीलर के द्वारा। विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड के द्वारा। अस्थिर नदी तंत्र लैब्रिक के द्वारा। अस्थिर नदी तंत्र का मतलब क्या है, नदी में परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये, कि हम नदी में परिवर्तन हुआ जाता है। धारा मान लीजिए आज यह है, 5 साल बाद यह इधर हो जाएगा, 10 साल बाद इधर हो गया, अर्थात जैसे आपको कोसी नदी के धल परिवर्तन की बात करते हैं ना, वैसे ही इसी तरीके से समझने का पाए अस्थिर नदी तंत्र। बाढ़, भूकंप, ये सब समान धारणा आप लोग जानते होंगे। आर्यों का आक्रमण व्हीलर के द्वारा, केसी व्हीलर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम बात महत्वपूर्ण है, लास्ट स्लाइड है, इसे समाप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का लोहे का ज्ञान नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है पहले भी। यद्यपि यह अनुमानित किया जाता है यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सूत कोंडादोर से घोड़े की हड्डियाँ साक्ष्य प्राप्त हुई, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब विदेशी व्यापार हुआ करता था, उसके द्वारा लाया गया होगा घोड़ा, और वो हो सकता है यहाँ पर मर गया होगा, जिसके साक्ष्य आपको देखने को मिलते। अगर यह सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य होता तो सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर भी प्राप्त होते, पर सूतकोंडता के अलावा कहीं से भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। सेंधोवासी लिंग पूजक। परिचय का मतलब सभी आम लोग की बात हो रही, यहाँ पर वर्गीय लोगों की बात नहीं हो रही, धनिक लोगों की बात नहीं हो रही, आम लोगों में प्रचलन नहीं था, समान लोगों का प्रयोग का यह आधार नहीं था। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को। अब नेक्स्ट है कि ध्यान रखने, सेंधोवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, अर्थात शिवलिंग की पूजा जो हम लोग करते हैं, लिंग मूर्ति पूजक की बात करते हैं। आर्य प्रकृति पूजक थे। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंधु वासियों का बर्तन मुख्यतः क्या होता था, लाल या गुलाबी रंग से रंगा होता था। मृदभांड इससे प्राप्त होते हैं। यह संभवतः दास प्रथा भी यहाँ प्रचलित था। रीज़न उसके पीछे मैंने आप लोग को बताया ना, एक बैरक मिला है जहाँ पर आपको श्रमिक लोग वर्ग रहते थे। हो सकता है यह दास भी हुआ करते होंगे, क्योंकि दूर से लाया जाता होगा तो उनको दास के रहने के लिए व्यवस्था दिया गया होगा। और दास रहेंगे क्या, बड़े बड़े मंजिलों में रहेंगे, बड़े बड़े घरों में रहेंगे। छोटे घरों में, जहाँ छोटी घरें होंगे वहाँ पर अनुपात के से अधिक कहीं लोग रहते होंगे, इसलिए दास प्रथा का भी प्रचलन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब सेंधोवासी पासे के खेल नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं भी नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा, प्राप्त नहीं हुई, गाय की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके अतिरिक्त यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग हुआ, क्योंकि एका गाड़ी का साक्ष्य मिला है। इसके तरीके टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमन, माकन और मेलुआ की जानकारी मिलती है, तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए, क्लास समाप्त हो गया। आज का हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, एक साथ करेंगे। वैदिक सभ्यता और प्लस उत्तर वैदिक सभ्यता, ताकि हम चीज़ों को जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सके। इस लिंक को PDF उपलब्ध होगा, इस लिंक को क्लिक करके आप BPSC टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, PDF में आप लोग उपलब्ध हो जाएगा। केवल लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप जगह पर पहुंच जाइएगा जहां से चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कोई दिक्कत इसके अलावा हो रहा तो दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।